ये बात है जब साल 1686 में आइजैक न्यूटन ने अपना सबसे बड़ा और फेमस सिद्धांत लॉ ऑफ मोशन इस दुनिया को दिया, जो कि अगले 200 सालों तक इस पूरी दुनिया ने बिना किसी वाद विवाद के माना। लेकिन इन नियमों के साथ एक समस्या जुड़ी हुई थी, और वो समस्या ये थी कि ये सारे सिद्धांत आम जिंदगी में अनुभव की जाने वाली स्पीड के लिए तो बिल्कुल सही काम करते थे, लेकिन इनमें सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि जब रफ्तार तेज होती है, यानी कि हम हाई स्पीड की बात करें, तो ज्यादातर लॉज गलत साबित होते थे। और इस बात को बहुत कम लोगों ने नोटिस किया। और फिर आया साल 1906, जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की। इस थ्योरी ने फिजिक्स के सबसे बड़े सिद्धांत को ही बदल कर रख दिया। इसने भौतिक शास्त्रियों को एक ऐसी दुविधा में डाल दिया जिससे वो अब तक अनजान थे। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की खासियत ये थी कि उन्होंने इस दुनिया को एक ऐसे नजरिए से देखने की कोशिश की जब वो लाइट की रफ्तार से ट्रेवल कर रहे हों। बहुत ज्यादा तेज रफ्तार, यानी कि लगभग लाइट की स्पीड से चलने वाली वस्तुओं के लिए उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के 3 महत्वपूर्ण नियम समझाए। पहला, तेज गति से चल रहे ऑब्जेक्ट के अंदर बैठे लोगों के लिए समय उन लोगों के मुकाबले धीमा गुजरेगा जो उस ऑब्जेक्ट को बाहर से देख रहे हैं। यानी कि हम एक जगह खड़े होकर एक ऐसे यान को देखें जिसकी रफ्तार लाइट की रफ्तार के लगभग बराबर हो, तो उसके अंदर बैठे लोगों का समय हमारे मुकाबले धीमा गुजरेगा, और इसी को कहते हैं टाइम डायलेशन। नियम नंबर 2, अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की रफ्तार के बराबर रफ्तार से चल रहा हो, तो बाहर खड़े ऑब्जर्वर को वो ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल साइज से थोड़ा छोटा नजर आएगा। अब समझने के लिए आप जरा इस इमेज को ध्यान से देखिए। यह हमारी आम दुनिया की तस्वीर है जिसे हम रोज अनुभव करते हैं। इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर तो दूर उसके आसपास भी नहीं है, और इसीलिए इन ऑब्जेक्ट की लंबाई में आया कोई भी परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देता। इनमें जो भी गाड़ियां चल रही हैं वो हमें उनके एक्चुअल साइज में ही नजर आ रही हैं, जो कि वास्तव में होती हैं। लेकिन अगर इसके अलावा हम इस दूसरी इमेज को देखें और अगर इन ऑब्जेक्ट की रफ्तार थोड़ी ज्यादा तेज कर दें, तो हम देखेंगे कि इन ऑब्जेक्ट की लंबाई हमें थोड़ी छोटी दिखाई दे रही है। और आप देख रहे हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो मोशन में हैं, उनका साइज थोड़ा बहुत कम हो गया है। इसे कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अगर आप लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात करते हैं आइंस्टाइन के नियम नंबर 3 की। जब किसी ऑब्जेक्ट की रफ्तार लाइट की रफ्तार के आसपास होती है तो उसका मास उसके ओरिजिनल मास से काफी ज्यादा बढ़ जाता है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 2 रॉकेट हैं, रॉकेट ए और रॉकेट बी। इन दोनों रॉकेट में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, मतलब कि इन दोनों रॉकेट का मास बिल्कुल बराबर है। अब हम रॉकेट ए को लॉन्च कर देते हैं और रॉकेट बी को रेस्ट पोजीशन में रहने देते हैं। अब चूंकि रॉकेट ए मोशन में है और इसकी रफ्तार लाइट की रफ्तार के आसपास है, तो जब हम इन दोनों रॉकेट का मास कैलकुलेट करेंगे तो हम पाएंगे कि रॉकेट ए का मास रॉकेट बी के मुकाबले बहुत ज्यादा हो चुका है। अब इसे और साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करें तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट की रफ्तार बढ़ाते जाएंगे उसका मास भी बढ़ता जाएगा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे टाइम डायलेशन के बारे में, और साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है, और जानेंगे कि किसी तेज रफ्तार यानी कि लाइट की रफ्तार से चल रहे यान में बैठे लोगों के लिए समय कितना धीमा गुजरता है, और पृथ्वी पर या रेस्ट पोजीशन में रह रहे लोगों के बीच के समय में कितना फर्क आता है। टाइम डायलेशन को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक बातों को समझना जरूरी है, जैसे कि एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन जैसी कोई अवस्था इस दुनिया में नहीं होती। यानी कि कोई भी वस्तु पूरी तरह से स्थिर नहीं हो सकती और कोई भी वस्तु पूरी तरह से गतिमान नहीं हो सकती। अवस्था हमेशा किसी न किसी से रिलेटिव होती है। अब इसे समझने के लिए मान लेते हैं कि हम एक गहरी नींद में हैं, और जब हम नींद से जागते हैं तो पाते हैं कि हम एक ऐसे रूम में हैं जिसकी सारी खिड़कियां बंद हैं, और जब तक हम उन खिड़कियों को नहीं खोलते हैं हमें लगता है कि हम एक ऐसे कमरे में हैं जो कि पूरी तरह से स्थिर है। लेकिन जैसे ही हम इन खिड़कियों को खोलते हैं, इनके पर्दे हटाते हैं, तो पाते हैं कि हमारे आसपास मौजूद सारी वस्तुएं पीछे की ओर जा रही हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हम एक ट्रेन में बैठे हुए हैं और ये ट्रेन का डिब्बा लगातार आगे बढ़ रहा है। यानी कि जब तक हम इस ट्रेन के डब्बे में हैं तब तक हमें ये लगता है कि ये डब्बा रेस्ट पोजीशन में है, जबकि बाहर खड़े हुए आदमी को वही गाड़ी चलती हुई नजर आती है। यानी कि रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव होता है।
लेकिन जब हम बात अपने घर की करें तब आप कहेंगे कि हमारा घर तो एक जगह पर स्थिर है, लेकिन यहाँ भी हम गलत हैं। दरअसल हमारा घर इस पृथ्वी पर है और हमारी पृथ्वी रेस्ट पोजीशन में नहीं है। अगर हम इस ब्रह्मांड के या हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रह पर खड़े होकर देखें तो हम पाएंगे कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और इसी के साथ हमारा घर भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि सूर्य स्थिर है, सूर्य भी हमारे गैलेक्सी के सेंटर के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। और जब हम इस बात को और ज्यादा रिलेटिव करके देखते हैं तो हम पाते हैं कि न सिर्फ सूर्य बल्कि हमारी गैलेक्सी भी इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं घूम रही है। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दो मान्यताएं रखी हैं। पहली ये कि फिजिक्स के लॉ ब्रह्मांड के हर कोने पर समान रूप से लागू होते हैं और दूसरा ये कि एक फिक्स्ड मीडियम में लाइट की स्पीड सभी ऑब्जर्वर्स के लिए कांस्टेंट होती है, जो कि लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यानी कि हम स्थिर खड़े हों या फिर किसी तेज रफ्तार गाड़ी में चल रहे हों, हमारे लिए लाइट की रफ्तार हमेशा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के बराबर ही होगी। फिलहाल इसे समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए चलिए एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं आम जिंदगी की, जिसे हम हर रोज अनुभव करते हैं। मान लीजिए कि दो कार रोड पर जा रही हैं। इसमें से कार ए की रफ्तार 10 मीटर प्रति सेकंड है और दूसरी कार यानी कि कार बी की रफ्तार 5 मीटर प्रति सेकंड है। अब रोड के किनारे खड़े हुए पेड़ और दूसरे ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे हैं, तो इनकी वेलोसिटी होगी 0 मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ हम दोनों कार और बाकी के ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी देख पा रहे हैं। अब मान लीजिए कि हम कार ए में बैठे हुए हैं, तो इस दौरान हमें चीजें कैसी नजर आएंगी। हम पाएंगे कि पेड़ हमसे 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पीछे जा रहे हैं और दूसरी कार जिसकी रफ्तार 10 मीटर प्रति सेकंड थी, उससे हम अपनी रफ्तार कम कर लें, यानी 10 में से 5 घटा दें, तो 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो कार हमसे आगे जा रही है। अब अगर हम अपनी कार के अंदर चारों तरफ देखेंगे तो हम पाएंगे कि हम रेस्ट पोजीशन में हैं, लेकिन बाकी लोगों के मुकाबले हम रेस्ट पोजीशन में नहीं हैं। अब मान लीजिए कि हम कार बी में बैठे हुए हैं, तब हमें दुनिया कैसी नजर आएगी? तब भी हमें ऐसा लगेगा कि हमारी गाड़ी रुकी हुई है। अब चूंकि दूसरी कार की रफ्तार 5 मीटर प्रति सेकंड है और हमारी कार की रफ्तार 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो इस मुकाबले हमारी कार दूसरी कार से 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ज्यादा तेजी से चलेगी और पेड़ जो कि रेस्ट पोजीशन में है वो हमें 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पीछे जाते हुए दिखाई देंगे। अब हमने देखा है कि सामान्य जिंदगी में अगर रेफरेंस फ्रेम चेंज हो तो रिलेटिव वेलोसिटी भी उसके अनुसार बदल जाती है, पर दिलचस्प बात यह है कि प्रकाश के साथ ऐसा नहीं होता है। यानी कि रेफरेंस फ्रेम चाहे जो भी हो, लाइट की स्पीड कभी चेंज नहीं होती। आखिर इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि चाहे हम एक कार में बैठे हों या फिर हम जमीन पर खड़े हों, लाइट की स्पीड हमें एक समान ही दिखाई देगी। अब इसे समझने में थोड़ी मुश्किल जरूर होती है, लेकिन ये कई एक्सपेरिमेंट में प्रूफ किया जा चुका है। तो चलिए अब जानते हैं टाइम डायलेशन आखिर क्या होता है और इसके मैग्नीट्यूड को हम कैसे माप सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक सिंपल लाइट क्लॉक है जिसमें ऊपर और नीचे 2 मिरर लगे हुए हैं। नीचे वाले मिरर में एक सेंसर भी अटैच है जो उस समय की रीडिंग को रिकॉर्ड करता है जब लाइट ऊपर से नीचे रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। हम मान लेते हैं कि दोनों मिरर के बीच की दूरी h है। अब लाइट को इस दूरी को तय करने में कुछ समय तो लगेगा ही, तो इस समय को हम टाउ मान लेते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड c यानी कि कांस्टेंट होती है, तो हम कह सकते हैं कि h इक्वल टू c इंटू टी होगा। अब हम एक काम करते हैं, इस लाइट क्लॉक को एक ऐसे यान में रख देते हैं जो कि लाइट की रफ्तार की बराबर रफ्तार से यात्रा कर रहा है। इस दौरान हम देखेंगे कि इस यान में बैठे लोगों के लिए समय बिल्कुल नॉर्मल गुजर रहा है और उन्हें इस लाइट क्लॉक से पास होती हुई लाइट बिल्कुल सीधी दिखाई देगी, यानी कि ऊपर से नीचे मूव करते हुए। लेकिन इस यान से बाहर खड़े ऑब्जर्वर को एक अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। अब चूंकि ये यान मोशन में है, इस कारण लाइट क्लॉक भी मोशन में है, इसलिए उसे लाइट क्लॉक में गुजरती लाइट न सिर्फ ऊपर से नीचे जाती हुई दिखाई देगी बल्कि ये अपने स्थान से आगे भी बढ़ती हुई दिखाई देगी और इसीलिए ये एक स्ट्रेट पाथ की जगह एक कर्व वाले पाथ को फॉलो करेगी और इस कर्व पाथ की डिस्टेंस इसकी स्ट्रेट डिस्टेंस से थोड़ी ज्यादा होगी। यानी कि बात साफ है कि इस केस में लाइट को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है। अब हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और हम ये भी जानते हैं कि लाइट की स्पीड एक फिक्स्ड मीडियम में हमेशा कांस्टेंट होती है, चाहे ऑब्जर्वर स्थिर हो या मूव कर रहा हो। अब चूंकि यहाँ लाइट के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस पहले के मुकाबले बढ़ गया है, तो लाइट की स्पीड को देखने के लिए हमें टाइम को भी बढ़ाना होगा। चलिए इसे और भी साधारण तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और हम मान लेते हैं कि लाइट की स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ना होकर 3 मीटर प्रति सेकंड है और हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो हम मान लेते हैं कि पहले
पहले केस में डिस्टेंस 6 मीटर थी और अगर हम टाइम निकालें तो टाइम आएगा 2 सेकंड, क्योंकि लाइट की स्पीड तो फिक्स थी जो कि 3 मीटर प्रति सेकंड थी। और दूसरे केस की बात करें तो यहाँ लाइट ने पहले के मुकाबले ज्यादा डिस्टेंस तय की है। अब मान लीजिए कि ये डिस्टेंस 12 मीटर है। अब चूंकि लाइट की स्पीड जो कि फिक्स्ड है, तो ऐसे में अगर हम टाइम निकालेंगे तो टाइम आएगा 4 सेकंड, यानी कि जो लोग अंदर बैठे हुए हैं उनके लिए तो टाइम 2 सेकंड ही गुजरेगा, जबकि बाहर खड़े हुए लोगों के लिए ये समय 4 सेकंड गुजर चुका होगा। और इसे ही कहते हैं टाइम डायलेशन। अब ये तो मात्र एक उदाहरण है। दिलचस्प बात यह है कि हम टाइम डायलेशन का एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। जैसा कि हमने पहले बताया कि एक तेज रफ्तार से चल रहे यान के बाहर खड़ा आदमी जब इसमें मौजूद लाइट क्लॉक को देखेगा तो वो उसे एक विकर्णवत पाथ फॉलो करते हुए दिखाई देगा। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि यहाँ पर एक राइट एंगल बन रहा है जिसकी हाइट है h, जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं, और वो है c इंटू टी। अब अगर आपने 10th का मैथ्स पढ़ा है तो आप पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जरूर जानते होंगे। अगर हम इसके हाइपोटेन्यूज की बात करें तो ये वो डिस्टेंस है जो लाइट ने डायगोनली ट्रेवल किया है। अब मान लीजिए कि इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लाइट को t टाइम लगा। चूंकि लाइट की स्पीड फिक्स्ड है जिसे हमने c माना है, तो हम इस डिस्टेंस को भी आसानी से निकाल पाएंगे। अब बात करते हैं बेस की। अब चूंकि लाइट क्लॉक एक ऐसे विमान में रखी हुई है जो खुद एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और उसी के साथ हमारी लाइट भी मूव कर रही है। अब इस डिस्टेंस को तय करने में लगा समय अगर हम t मान लेते हैं तो हम इसका एग्जैक्ट टाइम निकाल पाएंगे। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर एक राइट एंगल बन रहा है जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, जो कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। अब आप में से हो सकता है कि बहुत से लोगों को मैथ्स की ये इक्वेशन पसंद ना आए, लेकिन फिर भी अगर हम इसे पूरी तरह से सॉल्व करें और रीअरेंज करें तो हम टाइम डायलेशन का एग्जैक्ट समय निकाल सकते हैं। और इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखेगी जो कि आप स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। इस इक्वेशन से हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि एक तेज गति से चल रहे यान में बैठे लोगों के लिए कितना समय गुजरेगा और उस दौरान पृथ्वी पर रह रहे लोगों और उस यान के लोगों के बीच समय में कितना अंतर आएगा। अब मान लीजिए कि हम एक ऐसे यान में यात्रा कर रहे हैं जिसकी रफ्तार लाइट की रफ्तार की आधी है और इस दौरान हम वहाँ 10 साल गुजार लेते हैं, तो इस हिसाब से पृथ्वी पर रह रहे लोगों के लिए आखिर कितने साल गुजरेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे लिए यानी कि यान में बैठे लोगों के लिए तो सिर्फ 10 साल ही गुजरेंगे, उनके लिए 11.54 साल गुजर चुके होंगे। अब अगर यहाँ हम कोई ऐसी युक्ति अपना पाएं जिससे कि यान में बैठे लोग बाहर के लोगों के समय को ऑब्जर्व कर पाएं और बाहर के लोग यान में बैठे समय को ऑब्जर्व कर पाएं, तो वो ये साफ साफ देख पाएंगे कि यान के अंदर बैठे लोगों का समय किस गति से गुजर रहा है। अब चूंकि उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया है तो उनके लिए वहां मौजूद हर चीज स्थिर है, जबकि बाहर खड़े ऑब्जर्वर्स के लिए वो बहुत तेज मूव कर रहे हैं। अब अगर आपको अब भी ये लगता है कि टाइम डायलेशन मात्र एक कोरी कल्पना है तो आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल एटॉमिक क्लॉक के जरिए टाइम डायलेशन को वेरीफाई किया जा चुका है और 2 एटॉमिक क्लॉक के बीच जो अंतर आया उस अंतर को जब इस इक्वेशन के थ्रू देखा गया तो वो एग्जैक्ट उतना ही था जितना कि इस इक्वेशन के थ्रू निकाला गया। और टाइम डायलेशन की ये वैज्ञानिक घटना है। अगर आप हिंदू धर्म के 3 भगवान यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बारे में जानते हैं तो ब्रह्मा से जुड़ी एक कहानी में टाइम डायलेशन को साफ तौर पर दिखाया गया है, जहां ये बताया गया है कि ब्रह्मलोक में समय बहुत ज्यादा धीमा गुजरता है। वहां गुजारे गए कुछ घंटे पृथ्वी पर कई हजार सालों के बराबर होते हैं। क्या आपने वो कहानी सुनी है? अगर हाँ तो कमेंट में यस टाइप कीजिए।